देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज शाम से जब से इस प्रोग्राम का फ्लायर शेयर किया है, मुख्तलिफ दोस्तों की पैगामात वसूल कर रहा हूं, जिसमें कोई तो नहायत अदब और एहतराम से भाईचारे का सहारा लेकर ये इल्तिजा कर रहा है कि इस मौजू पर बात न की जाए जो एपिसोड कल कराची वालों के साथ हुई। किसी ने प्यार भरी धमकी देकर ये कहा कि इस मौजू पर बात ना करूं क्योंकि इससे बराह रास्त उनकी तब्दीली की जो तहरीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर हुर्फ आता है। लेकिन बहालत मजबूरी, बहरहाल चूँकि कराची वालों का इशू है, चूँकि पाकिस्तान वालों का इशू है, इस वजह से बात करना ज़रूरी है और ये बताना भी मकसूद है कि हर शय ख़रीदी नहीं जा सकती। कोई बात करे या ना करे, मैं इस पर बात करने जा रहा हूँ। पहले इस सादगी का ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए जिसके गुण गाए जाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसका इजहार कल एयरपोर्ट पर सदर मोहतरम ने, नौ मुंतखब सदर मोहतरम ने आवाम के सामने किया। वो क्या थे, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए क्या मामला थे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, 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 आईपीटी आई रे। मैं भी ये समझ रहा था कि तब्दीली आ गई है, बहुत सारे मामलात में मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन इस एपिसोड के फ़ौरन बाद जो एपिसोड हुई, जिसकी खबरें कल शाम से गर्दिश में हैं, उस एपिसोड को देख करके अंदाज़ा लगा कि तब्दीली आई तो है, लेकिन इसका रंग ज़रा दूसरा है। वो तब्दीली क्या है, ज़रा देखिए। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, 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 आईपीटी आई रे। एयरपोर्ट से कसर अलवी तक सदर मोहतरम ने ज़्यादा नहीं 30 से ज़ायद गाड़ियों का प्रोटोकॉल, सरदाती प्रोटोकॉल एंजॉय किया। इस दौरान में आवाम के साथ वही हशर होता रहा जो दीगर अदवार में आवाम के साथ हुआ, जो मियाँ नवाज शरीफ के दौर में हुआ, जो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में हुआ, जो उनसे पहले के अदवार में हुआ। आवाम का काम ख्वार होना है, आवाम को जी भर के ख्वार किया गया। क्यों कि महज एक शख्सियत की जान स्टेक पे लगी हुई थी। इजराइल अलैहिस्सलाम तमाम दुनिया के काम छोड़ के आरिफ अलवी के पीछे पड़े हुए थे कि उनको किसी तरह ले जाएं। लेकिन वो तो हमारी हुकूमत इतनी एफिशिएंट थी, हमारे इदारे इतने ज़बरदस्त थे कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इजराइल अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने नाकाम बना दिया। ये एयरपोर्ट के बाहर के मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं। ये अब तक ने सिर्फ रिपोर्ट नहीं किया, अब तक के अलावा तमाम चैनल्स हैं, किसी एक चैनल का आप नाम उठा करके देख लिए। ये देखिए एक्सप्रेस न्यूज़ का लूप आप देख रहे हैं, समा ने इसको रिपोर्ट किया, दीगर तमाम चैनल्स ने भी चलाया। इसका मतलब ये है कि अब तक को या नूरुल आरफीन सिद्दीकी को सदर मोहतरम से कोई ज़ाती गरज, कोई ज़ाती बोझ और अनाद तो बहरहाल नहीं है। शारा फैसल का एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद करके सैकड़ों हज़ारों लोगों को यह बता दिया गया कि तुम लोगों के मुकद्दर में यही ख्वारी है। तुम चाहे तब्दीली को वोट दो, तुम चाहे तीर को वोट दो। तीर तो वैसे ही इंसानी जान के लिए खतरनाक होता है, शेर जो है वो उसको फाड़ के खा जाता है पब्लिक को। लेकिन जब तब्दीली के नाम पर वोट होता है तब भी कोई सूरत हाल में ख़ास फ़र्क नहीं आता। उस मौके पर मैंने अपने तौर पर पब्लिक से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट किया, मैंने अपने तौर पर थोड़ा सा बदला लिया। गाड़ी के शीशे खोल करके मैंने यही गाना तब्दीली आई रे तेज़ आवाज़ में चला दिया। उसके बाद जो ऑल फॉल सुनने के लिए मिली हैं वो मेरा ख्याल है यहाँ बताना अजीब सा माहौल बन जाएगा कि उन तमाम लोगों ने जिन्होंने वोट दिए थे और उन तमाम लोगों ने भी जिन्होंने वोट नहीं दिए थे, किस तरह से मेरे और इस गाने के लत्ते लिए। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये है हमारा हाल। लोग ये कह रहे थे कि अगर यही तब्दीली है तो इससे तो अच्छे पिछले वाले अदवार थे, क्यों उनमें कम अज़ कम सादगी की, किफ़ायतशारी की, अवामी खिदमत की बातें इस अंदाज में नहीं की जाती थी। और फिर वो सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स जो प्रोटोकॉल कल्चर के खिलाफ वो मूँछों को एक ताव देते हुए मूँछों पे सरसों का तेल लगा के और आकर के पब्लिक को एंटरटेन करते थे, और कभी गटर के ढक्कन पे खड़े होकर के, क्यों बोर कर रहे हो, हटाओ इनको यार, और वो आकर के बातें कर रहे होते थे कि अब प्रोटोकॉल कल्चर ख़त्म हुआ और वो आमिर लियाकत टाइप जो दानिश्वर टीवी पे पब्लिक को अजियत देने के काम आते थे वो सब गायब हैं। वो सब चादर सुलेमानी ओढ़ करके कोई का शायद आपको नज़र आ जाए कि जो इन सब बातों को, हाँ लेकिन इस दौरान में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है। इस दौरान में ये हुआ है कि हलीम आदिल साहब ने एक अपने ही अंदाज में इस बात की जस्टिफिकेशन दी है। ज़रा दिखाना भाई क्या कह रहे थे।
सीरीन एयर की फ़्लाइट में आए, प्राइवेट फ़्लाइट पर, जबकि जेट उनका वहाँ खड़ा होगा, लाजमी सी बात है, मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात यह है कि शायद आपने देखा हो कि प्रेसिडेंट साहब 3 गाड़ियों में यहाँ से निकले हैं। पहले जो होता था कि 16 गाड़ियों का प्रोटोकॉल हुआ करता था प्रेसिडेंट साहिबान का, अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आकर 3 पर कर चुके हैं। अब उसके बाद कौन कौन लेने आ रहा है, कौन कौन उनको रिसीव करने आ रहा है, वो ये डिफरेंट स्टोरी है, ये अक्सर मिक्स हो जाया करती है। देखा आपने, 30 गाड़ियों को 3 कर दिया, सिर्फ एक सिफर ही तो हटाया है, ज़्यादा कोई थोड़ी कुछ बोला है। यानी मैं 50 दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि पिछले अदवार में जब लोग दरोगोई का मुजाहरा करने की कोशिश किया करते होंगे या बोल दिया करते होंगे तो उनके पेट में दर्द हो जाता होगा, लेकिन अब वो भी नहीं होता। अब तो धड़ल्ले से बस मीडिया पे खड़े होना है और उसके बाद कह देना है। अब इससे ये आप ज़रा पूछिए अलीम आदिल शेख साहब से कि ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये किसके अकीक़े की हैं, ये किसकी बारात निकल रही थी वहाँ, ये जो हज़ारों लोगों को लाइन लगा करके ख्वार किया है। मैं खुद 1.5 घंटा ख्वार हुआ हूँ शारा फैसल पे, मैं खुद। चलो मुझे आरिफ अलवी साहब से, क्योंकि मैंने उनकी सदारत जब हुई तो भी मैंने एक प्रोग्राम उनके खिलाफ दागा और उसमें मैंने ये पूछा कि एक नाकाम एमएनए जो डिफेंस क्लिफ्टन के लोगों को सर्व नहीं कर सका, उसे उस खिदमत का इन्वर्टेड कॉमास में ये अजर मिला कि उसे एमएनए से बराह रास्त सदर बना दिया गया। अब अगर ममनून हुसैन टाइप ही आदमी चाहिए था तो कोई और भी हो सकता था, वाई आरिफ अलवी। लेकिन बहरहाल आरिफ अलवी साहब की, अब ये सवाल बनता है कि ये जो बस्ता ये टांगे हुए हजरत लोगों के साथ सेल्फियां बनवा रहे हैं, इनको अचानक सिक्योरिटी खदशात कैसे हो गए। लोगों ने ये भी पूछा कि ये जो रक्षा चलाते फिरते थे, वो तस्वीर दिखाना भाई, ये तो बच्चों के साथ खेल कूद रहे हैं, ऐसा पार्क का समंजर, घरेलू माहौल आ गया। वो ये देखिए आप, ये रिक्शा है और इन्हें आरिफ अलवी कहते हैं। अब अगर सिक्योरिटी खदशात थे तो वो सदर बनने के बाद अचानक कहाँ से लाक हो गए, कौन इनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। और पहले ये सिक्योरिटी खदशात जब ये अवामी अंदाज में रिक्शा चला रहे थे, वो तो शुक्र है कोई सवारी साथ नहीं है, उस वक्त इनके साथ क्यों ये सब मामलात नहीं थे। अवामी नुमाइंदे अवाम से क्यों दूर हो जाते हैं जैसे ही उनके हाथ में इक़्तिदार की बाग आती है, ये एक सवाल है। प्रोटोकॉल कल्चर के दिलदादा पीटीआई इस हवाले से क्या सोचती है, पीटीआई का इस हवाले से क्या वर्डिक्ट है, क्या वर्जन है, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमान मोहतरमा सादिया जावेद साहिबा। साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना अरशद साहब, आई बिलीव इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे। राना अफजल साहब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि इन तमाम मौज़ूआत पर हम सिर हासिल बहस करें, यहाँ हम जाएंगे एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, सेकंड सेगमेंट में दाखिल हो चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सादिया जावेद साहिबा, ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे नज़र मोहम्मद गोंदल साहब के साथ, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, सिर्फ आवाज़ मतलब दीदार कर सकते हैं, आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं मोहतरमा के पास जाता हूँ। मैम ये मुझे बताइएगा, प्रोटोकॉल कल्चर के ख़िलाफ़ बड़ी बातें की जाती थी, छोटा मोटा प्रोटोकॉल एंजॉय किया है, कौन सा आसमान टूट पड़ा, क्यों बिला वजह हम प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं? आप लोग भी तो ये सब करते थे, उन लोगों ने कर लिया तो क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो आपने इंट्रो में क्लिप चलाया और जो गाना इमरान इस्माइल साहब का, वो भी है ना, राजस्थान के लोकल सिंगर का वो गाना था और उन्होंने उसको तब्दीली आए, तो वो कॉपी कैट्स तो वो हैं। और जहाँ तक आप छोटे मोटे प्रोटोकॉल की, छोटा मोटा प्रोटोकॉल नहीं था, 33 गाड़ियों का प्रोटोकॉल था प्रेसिडेंट साहब का कल। और उसके बाद जिस पे उनके मकामी रहनुमा और एमपीए हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि जी वो सीएम सिंध साहब का प्रोटोकॉल था और वो लेके आ गए थे। तो सीएम सिंध साहब 22 महीने पहले भी, इलेक्शन से पहले भी सीएम रहे हैं, शहर में घूमते रहे, इतना बड़ा प्रोटोकॉल मैंने तो कम से कम उनके साथ नहीं देखा। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि आरिफ अलवी साहब वही है ना
जो वीआईपी प्रोटोकॉल के इतने खिलाफ थे कि एफआईआर कट गई थी, बिलावल हाउस की दीवारें गिराने पहुंच गए थे लोगों के लिए, तो उनको तो ये ख्याल करना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने उनका रात को ट्वीट आया कि जी मैंने तो कहा था कि सिर्फ 2 गाड़ियां 2 मोबाइलें लेके आओ। अच्छा चले, अगर वो उनकी उस बात को भी मैं मान लेती हूँ कि जी ज़बरदस्ती इंतज़ामिया ने और रियासत ने उनके पीछे इतना बड़ा प्रोटोकॉल भेज दिया, तो जब आज वो सुबह मज़ार कायद पे हाजिरी देने गए तो भी चले, कल 33 थी, आज जो थी वो सुना गया 20 गाड़ियां थी, तो वो क्यों गई फिर? तो वो रोक देते उनको। तो वो अपने कॉल और फेल में उनका तजाद है। इसलिए मैं आपने तो पूरा शो कर दिया, सारी ऑपोजिशन इसलिए शोर करिए। हमने नहीं कहा था कि प्रोटोकॉल के, देखें हम प्रोटोकॉल की बात नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब भी सदर थे, लेकिन कराची अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे आपने दिल के छाले ही फोड़ दिए। ये उस वक्त सदर मोहतरम प्रोटोकॉल लेते थे? जब वो कराची आते थे या वो किसी भी पाकिस्तान के हिस्से का दौरा करते थे तो सड़कें कम से कम बंद नहीं होती थी, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। उनके वालिद साहब भी जब आगा खान में एडमिट थे और वो उनको देखने गए थे एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो हेलीकॉप्टर लैंड किया था आगा खान में। कराची का ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हुआ, या वो कभी भी इस्लामाबाद से कराची आए हैं, कराची में ट्रैफिक के इश्यूज हैं, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। बिलावल हाउस के करीब हेलीपैड मौजूद था। तो चलिए इसको जरा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल भी देखते हैं। वो हेलीकॉप्टर जो उड़ता था वो भी जाहिर है कि वो दुआ मांगने से तो नहीं, नजर गोंदल साहब साथ हैं। अच्छा, दुआ मांगने से तो हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ता ना, मतलब हेलीकॉप्टर में भी डीजल फ्यूल वगैरह कुछ होता है और वो भी अवामी पैसों का ही होता है। तो अगर सदर मोहतरम हवाओं में ही उड़ते रहेंगे तो उन्हें ज़मीन पे फिरने वाले जो मामूली हम जैसे लोग हैं उनके दर्द का कैसे एहसास होगा। तुम आसमां की बुलंदियों से लौट आना, विंडो काटो भी यार, तुम आसमां की बुलंदियों से लौट आना, मुझे रसाइल पे बात करनी है। सदर मुअज़्ज़म जब हवा में होंगे तो ज़मीन वालों की फिक्र किसे होगी। नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। सर सबसे पहले तो इंतहाई मशहूर हूँ कि अपनी मसरूफियत के बावजूद आप प्रोग्राम में शरीक हुए। सर मैंने जितना बहुतान तराशी की है अपने इंट्रो में, किस हद तक आपको अदम इत्तेफाक है उससे ये जो महज चंद गाड़ियाँ थीं जिसको मैम ने भी फरमाया कि ये बहुत ज़्यादा असराफ था और ये नहीं होना चाहिए था और दिस दैट, आपके ख्याल में ये सदर मुअज़्ज़म को अचानक रिक्शा चलाते चलाते इजराइल अलैहिस्सलाम कैसे उनकी सलामती के दरपे हो गए? ये अचानक 30+ गाड़ियाँ उनके पीछे आगे और उनको बचा ले गई फाइनली, यानी इजराइल अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह नाकाम बना दिया गया कल। शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। पहले तो मैं मीडिया की जो रिपोर्टिंग है ना वो आपको गोशगुजार कर दूं। एक मीडिया में मैंने 27 गाड़ियों का सुना, आपने 30 का कहा। मैंने 30+ इखलाकन कहा है क्योंकि एक रिपोर्ट मेरे पास 42 की भी है। चलो वो भी होगी आपका। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि वो जो प्रोटोकॉल जिसकी आप बात कर रहे हैं, पहले जो आप उसकी जान की इजराइल की बात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल किसी शख्सियत का नहीं होता मेरी तरफ। प्रोटोकॉल होता है उस ओहदे का, सदारत का, वजारत उज़्मा का, चीफ जस्टिस का, आर्मी चीफ का। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ करना, और वो रिस्क नहीं लेते। जब खुदा न खास्ता अगर कोई छोटा मोटा हादसा हो जाता है तो फिर जब इंक्वायरियाँ खुलती हैं ना कि जी कौन था जो सिक्योरिटी इंचार्ज था, कौन था जिसने इनको तहफ़्फ़ुज़ देना था, वो कौन था, कहाँ से ये कमज़ोरी आई, कहाँ से ये क्या कहें सुस्ती बरती गई। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके PTI बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आरिफ अली साहब ने खुद कहा है, जब उन्होंने खुद कहा कि मैंने नहीं कहा, लेकिन ये जो ज़िम्मेदार इदारे हैं ये कुछ थोड़ा सा यकीनन, मैं आपसे इख्तिलाफ है सच नहीं करता, ये कुछ ज़रूर से ज़्यादा ही मोहतात हो जाते हैं। चाहिए तो ये था कि जो एक रिक्वायर्ड सिक्योरिटी है वो देते प्रेसिडेंट साहब को। लेकिन दूसरे एक और भी बात मैं आपको गोशगुजार कर दूँ, हम भी रहे हैं इन ऐवानों में मुतअद्दिद दफ़ा, कुछ दोस्त अहबाब भी साथ शामिल हो जाते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने रीज़ो कारब, और जब उनकी गाड़ियाँ उसी प्रोटोकॉल के साथ चलती हैं तो काउंटिंग में 5-10 गाड़ियाँ तो यकीनन वो होंगी। ये मेरा अंदाज़ा है, मैं कोई अथेंटिकेटेड बात नहीं कर रहा,
लेकिन ये अक्सर होता ज़रूर है। बहरहाल जब आरिफ अली साहब ने इस बात को पसंद नहीं किया, उन्होंने इसको मना करने की कोशिश लेकिन की सर है। मैं कता कलामी की लेकिन मैं गुंजाइश और बात निकालते हुए बताऊं, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ एक चीज ऐड करना चाहता हूं। जब मैंने पिछली मरतबा जैसे ही आपने नामजदगी, आपकी तरफ से नामजदगी अमल में आई थी आरिफ अलवी साहब की, मैंने उस वक्त एक नुक्ता उठाया था, ऑन रिकॉर्ड है, आप मेरे प्रोग्राम से चेक कर सकते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था कि आरिफ अलवी साहब का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कम प्रोटोकॉल लूंगा, और मैंने उसी वक्त कहा था कि इसका मतलब है कि ये प्रोटोकॉल कम नहीं होगा। और जैसे ही इनका नुजूल कराची में हुआ है, ये थोड़ा आप इसका प्रोटोकॉल को एक सेकंड से, प्रोटोकॉल को आप थोड़ा सा, मेरे ख्याल में लफ्ज़ को हम सारे लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। प्रोटोकॉल, मैंने पहले कहा कि प्रोटोकॉल मसला नहीं होता, ये एक सिक्योरिटी का मसला होता है, और ये सिक्योरिटी इनका उस बुक में लिखी हुई है, प्रोटोकॉल बुक में, कि प्रेसिडेंट की कितनी होगी, आर्मी चीफ की कितनी होगी, चीफ जस्टिस की कितनी होगी। और मैं नहीं समझता उससे अगर हम कहें भी, ये आरिफ अली साहब कहते भी रहें कि इस बुक के अगेंस्ट मुझे कम प्रोटोकॉल दो, कोई ऑफिसर, कोई जिम्मेदार बंदा ये रिस्क नहीं लेगा। मैं आज आपके लाइव प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि वो शख्स खुदा न खासा कोई किसी हादसे की शक्ल में, वो यकीनन ये जिम्मेदारी उठाने की पोजीशन में नहीं होते। दूसरा मोहतरमा ने कहा है कि पहले सदर साहब जब जाते थे तो हेलीकॉप्टर यूज़ करते थे, अगर तो वो अपने ज़ाती हेलीकॉप्टर में जाते तो इनकी जस्टिफिकेशन से मैं इत्तेफाक नहीं बल्कि अप्रिशिएट करता हूँ। और अगर वो भी स्टेट का सारा एक्सपेंडिचर है तो मेरे ख्याल में ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि हम रोड ब्लॉक नहीं करते थे, हम हेलीकॉप्टर पे जाते थे। तो बड़े एहतराम और अदब के साथ, यकीनन मैंने पहले कहा कि अब इस पे बहस का जवाब तो नहीं बनता, जब खुद एक शख्स जो प्रेसिडेंट है वो कह रहा है कि मैंने मना किया था, ये गाड़ियाँ क्यों आई हैं। तो मेरे ख्याल में ये अभी तो हनीमून पीरियड है 2-4 दिन का, अलवी साहब कराची आना है, जाना है, उनका घर है। लेकिन सर ये हनीमून मनाने के लिए ये वो भी मोहतात रहेंगे और एहतियात करेंगे। आपने फिर एक बार मौका दे दिया, ये हनीमून मनाने के लिए हर मरतबा आवाम का इंतखाब क्यों किया जाता है? मतलब ये वहीं कहीं मना लिया जाए, क्या जरूरत है कि कराची, क्या जरूरत है कि शार फैसल का इंतखाब किया जाए? मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ हनीमून का भी। आवाज आ रही है मेरी? सर लाउड एंड क्लियर। हनीमून की आवाज कैसे नहीं है? जी सर बिल्कुल। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि उनके जो अजीज़ो अकारब हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके दोस्त अहबाब हैं, यकीनन उनके लिए इंतहाई खुशी का मकाम है कि उनका एक जानने वाला, उनका रिश्तेदार, अजीज, बुजुर्ग मुल्क का एक आला तरीन ओहदे पे फैज़ हुआ है। तो जो 5-10 गाड़ियाँ उनकी होंगी, अगली दफ़ा वो नहीं होंगी। मेरा कहने का मकसद ये था। अगर आप इस पे कोई आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं मैं देने को तैयार। नहीं सर, अभी तो प्रोग्राम बाकी है, अभी तो क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। आप जरा हौसला रखिए, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगले प्रोग्राम में भी आप मेरे साथ हों। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अगली बार भी मेरे प्रोग्राम में शरीक हो। मैम ये मुझे बताइएगा, हम सब लट लेके पीछे पड़ गए हैं, वो भी पीटीआई के, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये प्रोग्राम कर चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने कहा था कि ज़बरदस्ती पीटीआई के पीछे पड़ा जा रहा है। जब आप लोग वो हेलीकॉप्टर वाले मुद्दे को लेके उठे थे कि हेलीकॉप्टर इतना पड़ता है, मैंने कहा ये हमारा मसला नहीं है। हेलीकॉप्टर आप लोगों ने भी यूज़ किया, आप लोगों ने भी साइकिल की सवारी नहीं की थी जैसे जनरल ज़िया फरमाते थे, और बहुत कुछ हुआ है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। वो हेलीकॉप्टर में क्या, वो कहीं और से कुछ और इंतजाम भी कर लें, वी डोंट केयर, लेकिन डिलीवर करें। एक और क्लैरिफिकेशन भी देना चाहता हूँ मैं सिद्दीकी साहब। जी सर हुकुम। सिद्दीकी साहब, साइकिल की क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ सर हुकुम। जो ज़ियाउल हक ने साइकिल पे दफ्तर जाने का एक दफ़ा कोशिश की थी, उसके अगर एक्सपेंडिचर निकाले तो हेलीकॉप्टर नहीं, कहीं जहाज से भी ज्यादा थे। जी ये भी उस वक्त की मैं आपको याद दिला रहा हूँ। बिल्कुल। तो उस वक्त जितनी सिक्योरिटी डिप्यूट हुई और जिस हद तक वो किया गया, उस साइकिल का खर्चा निकाले वो हेलीकॉप्टर से ज्यादा बनता था। अच्छा मैम ये मुझे बताइएगा, ये खबर बता रही है, पता नहीं आपसे क्या दुश्मनी है इसको, सिंध में वुज़रा और सरकारी अफसरान का लग्जरी गाड़ियां वापस करने से इनकार। अल्टीमेटम के बावजूद कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स भी गाड़ियां वापस करने को तैयार नहीं। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग दी जाएगी। मामला सिंध काबीना के आइंदा इजलास में उठाने का भी फैसला। वजीर आला सिंध के पास 10 बुलेट प्रूफ और 8 लग्जरी गाड़ियां हैं। गवर्नर सिंध के पास 6 लग्जरी और 1 बुलेट प्रूफ गाड़ी है। वजीर आला के पास 10 बुलेट प्रूफ गाड़ियां।
फिर वही सवाल। नहीं, मेरा ख्याल है 10 बुलेट प्रूफ गाड़ियां इंसानी जिंदगी की सलामती की जामिन क्यों कर हो सकती हैं कि जबकि अजल का परवाना आ चुका हो? और दूसरा, 8 लग्जरी गाड़ियां, जनरल नॉलेज का सवाल है, एक आदमी एक वक्त में कितनी गाड़ियों में सफर कर सकता है? अच्छा, मुराद अली शाह साहब की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो सिंध गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, एडवाइज़र मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि जी मुराद अली शाह साहब के पास 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं जो वज़ीर आला के इस्तेमाल में है। बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो स्टेट की प्रॉपर्टी हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो भी इंटरनेशनल वीआईपी गेस्ट आते हैं वो उनके यूज़ के लिए वो मुराद अली शाह साहब यूज़ नहीं करते। ये सिंध गवर्नमेंट क्लेरिफाई कर चुकी है। जहाँ तक पुलिस के पास, तो देखें पुलिस के पास अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनकी ज़रूरत है, मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे वो कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी और नियम बुक में लिखा है, तो ऐसे ही पुलिस की भी, तो उस पे तो देखें अच्छा, मेरा आपने, हालांकि मैं ये प्लेन इंटरव्यू करने के लिए बैठा था लेकिन अब माशाल्लाह मौका आता जा रहा है, आपने मुर्तज़ा वहाब साहब की याद दिलाई। पिछले हफ्ते मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, उसमें पीपल्स पार्टी की एक रहनुमा खैरुन्निसा मुगल साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। मैंने उनसे इस्तफसार किया कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में कितने डैम बनाए और वो डैम कहाँ कहाँ वाक़ हैं, वो एक का भी नाम नहीं बता पाई। एक हफ्ता गुजरने के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें चौंका दिया। उन्होंने बताया कि हमने 60 डैम्स बनाए हैं। एक हफ्ते में 60 डैम बनाना कैसे पॉसिबल है? किन प्लैनेट से किन किन स्पीशीज की एलियंस की मदद ली गई और ये कहाँ वाक़े हैं? इसमें कितने बाल्टी पानी कितने डैम्स में जमा हो जाता है? मुर्तज़ा वहाब ने जो बयान दिया है कि जी हमने 60 डैम बनाए, 60 डैम्स फंक्शनल हैं सिंध में, उसकी उसने डिटेल भी जारी कर दी है। अगर आप मुझसे भी इस वक्त पूछें कि उन 60 डैमों के नाम बताएं तो शायद मैं भी नाम नहीं बता सकती। नहीं, मैं नाम तो पूछ ही नहीं रहा। हाँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ एक हफ्ते में 60 डैम कैसे बन गए? देखें, अगर मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ और अपना होमवर्क पूरा करके ना आऊँ तो ऐसे ही आप मुझे फंसा लेंगे, जैसे आपने मेरी साबिक एमपीए दोस्त को फंसा लिया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन मुर्तज़ा वहाब ने नाम के साथ लिस्ट जारी की है और बाकी जो अंडर वर्किंग जिन पे काम जारी है उनकी भी उसने लिस्ट जारी की। जबरदस्त। अच्छा सर, मैं तो 350 डैम भी ढूंढ रही हूँ केपीके में। सर ये मुझे बताइएगा, फैसल वाडा साहब फरमा रहे हैं सिंध हुकूमत अपनी गाड़ियां बचाने के लिए अब कानून बनाने जा रही है, विच इज़ अ बैड थिंग। खुर्रम शेर जमान साहब फरमाते हैं कि शहर में लूट मार का बाजार गर्म है, बच्चे अगवा हो रहे हैं, जेवरात गाड़ियां छिन रही हैं, पुलिस एहलकार पीपीपी के अरकान स्पीकर और वज़ीर आला की ड्यूटी पर लगे हैं। खुर्रम शेर जमान ने तनकीद की कि पीपल्स पार्टी को कराची से गर्ज नहीं, वज़ीर आला सिंध के पास 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जबकि स्पीकर के पास 50 से ज़्यादा पुलिस एहलकार मौजूद हैं। सर मैंने इसी प्रोग्राम में ये मौजू छेड़ा था, अखबारात की मुस्तनद रिपोर्ट शाया हुई थी, मैंने उसको प्रोग्राम में शेयर किया था। इमरान खान साहब सिर्फ नॉमिनेट हुए थे, यानी अंदाज़ा था कि इमरान खान साहब जो है वो नए वज़ीर आज़म होंगे। रेंजर्स के एक दस्ते ने बनीगाला का मुहासरा कर लिया था। वज़ीर आला के पीछे क्यों पड़े हैं? 100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार, वज़ीर आला की जान भी तो उतनी कीमती है, वो भी तो सूबे का यानी हेड है। अगर इमरान खान साहब इस रियासत के हेड है, इसके उनकी जिम्मेदारी है आरिफ अलवी साहब की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देना मकसूद है, तो वाई मुराद अली शाह जस्ट बिकॉज कि ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अब मेरे से पूछ रहे हैं जनाबे वाला? अब मेरे से पूछ रहे हैं? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। फैसल वाडा साहब का ताल्लुक आप ही की जमात से। देखो मैं बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ कि जो भी इसका नाम को ज़रा थोड़ा सा ना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी और चीज़ है, प्रोटोकॉल और चीज़ है। पुलिस का अगर बुक में नहीं है, लेकिन पुलिस जो स्टेट के एंटी स्टेट एलिमेंट के खिलाफ लड़ रही है, उनकी जान का ख़तरा है, उनको हर किस्म की सिक्योरिटी देना स्टेट की जिम्मेदारी है। इसी तरह चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना भी स्टेट की जिम्मेदारी है। एज इट इज़ कोई इमरान खान ने कभी रेंजर्स को तो इनकार तो नहीं किया, लेकिन जो ही वो नामजद हुए, बल्कि नामजद होने जा रहे थे, तो उस वक़्त स्टेट की जिम्मेदारी आ गई और उन्होंने रेंजर्स वहाँ पहुँच गई कि कहीं खुदा न खास्ता। प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, इमरान खान की बात नहीं है। एक ओहदा एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, खा वो इमरान खान हो या कोई और हो, उनकी सिक्योरिटी के
जिम्मेदारी उठाना स्टेट की जिम्मेदारी है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि कहाँ तक, किस जगह पे कितनी सिक्योरिटी चाहिए, किस जगह पे कितनी सिक्योरिटी चाहिए, ये डिपेंड करता है वहाँ के एनवायरनमेंट पे। मसलन पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो यकीनन वो टेररिज्म के हवाले से इंतहाई मुश्किल हालात में सूबा था, उस पर पुलिस के इश्यूज़ और हैं। पंजाब में पुलिस के इश्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं हैं, एज इट इज़ कराची में भी सीरियस इश्यूज़ हैं पुलिस के हवाले से। तो ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो इस वक्त हेड ऑन है अपने टेररिस्ट से, उनके हवाले से बात करना या मुल्क के किसी भी जिम्मेदार ओहदेदार के हवाले से बात करना, सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ना मेरे कहने पे, ना चीफ मिनिस्टर के कहने पे, ना प्राइम मिनिस्टर के और ना सदर के कहने पे। मैंने पहले भी इसको बताया, अब सेल्स की थी कि ये स्टेट रिस्क नहीं लेती। उसकी वजह यह है कि जो जिम्मेदारान लोग हैं वो अपनी जान पे नहीं लेते किसी ऐसी चीज को। गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। इसी बात को मजीद आपसे कुछ समझने की कोशिश करूंगा। यहाँ मुख्तसर से ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाऊंगा। वेलकम बैक नाजरीन। राव अजमल साहब ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल पे, हम उस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं जिसको कभी नवाज शरीफ साहब ने, आपकी हुकूमत ने कभी नहीं लिया, एंजॉय नहीं किया। ये सिर्फ एक तोहमत है, मैं ज़ाती तौर पे इस बात का मोतरफ हूँ, लेकिन मोहतरमा सादिया जावेद और नज़र मोहम्मद गोंदल साहब का इसरार है कि आप लोग भी इस कार खैर में शरीक थे। सर जाती उमरा को जो घेरा हुआ था सैकड़ों पुलिस वालों ने, इसके अलावा जो मुहाफिजों की फौज जफर मौज आप लोगों के साथ रहा करती थी, ये प्रोटोकॉल में नहीं आती? अगर ये सिक्योरिटी में भी आती है तो भी ये पैसों का ज़िया नहीं है, ये अवामी पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं है? क्या फरमाएंगे? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये ट्रेंड कभी चेंज होने हैं। अभी जो है हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। और सदर साहब जो खुद भी डॉक्टर हैं, मेरा ख्याल उन्होंने यहाँ दांत दूसरे लगाए और वहाँ जब पहुँचे कराची तो उन्होंने खाने वाले दांत लगा लिए। और वहाँ पे जो ट्रैफिक जैम रही है, तो जो चीज़ें कही जा रही हैं उसको अब बेहतरी लाना तो इनका काम है। जो बाइगॉन्स हैं उसको हमें बाइगॉन करना होगा, चीज़ों को बेहतर करना होगा। अगर हम पॉलिटिशियन एक दूसरे को ब्लेटल करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए चीजें करेंगे और अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, नहीं, वन शुड परफॉर्म बेटर देन दी प्रीवियस। दुरुस्त है सर, लेकिन ये मुझे बताइएगा, मुझे याद है मैंने उस पर भी प्रोग्राम किया था कि नवाज शरीफ साहब के महल, यानी उनके मस्कन, महल कहूँगा तो आपको बुरा ना लग जाए, उनके मस्कन के आसपास वो जो एक कुदरती नज़ारा फराहम करने के लिए मोर वगैरह पाए जाते थे, एक दो मोर गलती से मर गए थे तो पुलिस वालों की जो है बेल्ट उतर गई थी, बाकायदा केस हो गया था। इसी तरह से ममनून साहब बगैर स्त्री की शेरवानी पहन के एक सिफारती तकरीब में शरीक हो गए थे तो बाकायदा एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया था। ये किसके कपड़ों पे स्त्री है, किसके कपड़ों से खुशबू नहीं आ रही है, किसने इतर का कितना इस्तेमाल किया, इन सब बातों का तो रिकॉर्ड होता है, लेकिन इन बातों का रिकॉर्ड क्यों नहीं होता कि किसके पीछे कितने पुलिस वाले लगे हुए हैं और उसको बचाने के लिए इजराइल अलैहिस्सलाम से? मैं तो आपकी बात से 100% इत्तेफाक करूंगा कि किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि मुल्क का पैसा बेजा खर्च किया जाए। लेकिन जो लोग अब अपनी दौरे मेयार पे चल रहे हैं, कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, उन्हें बेहतरी लानी है। आज एक महीना ऑलमोस्ट कोई एक दिन ऊपर हो गया, बल्कि 3 दिन ऊपर हो गए, 4 दिन हो गए ऊपर। तो कुछ चीज़ों को पोज ऐसे कर रहे हैं कि भी जैसे बहुत बड़ी कोई यकीनन वो आएगी और वी आर वेटिंग फॉर 100 days, लेकिन यकीनन चीज़ों को बेहतर करना जो है, एक कोई ट्रेंड सेटलर तो आएगा ना, ट्रेंड सेटलर आके कुछ चीज़ें सेट करेगा और वो फिर आने वाला उससे बेहतर करेगा। तो चलो ये देखते हैं कि इन ट्रेंड सेटलर्स को, जिन पे यकीनन कुछ खुदाई मखलूक ने, अब तो कहने खलाई तो कहना मुनासिब नहीं, खुदाई मखलूक ने जो किरदार अदा किया वो कितने कामयाब होते हैं।
राइट मैम, ये मुझे बताइएगा, आपने मुर्तजा वहाब साहब की याद दिलाई थी, इसी बयान में आगे चलकर फरमाते हैं तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडे को चैलेंज करता हूं, चंद साल में 122 डैम होंगे। ये किस मुमलिकत की बात कर रहे हैं जहां 122 डैम होंगे चंद साल में? वो सूबा सिंध की बात कर रहे हैं। 60 डैम सूबा सिंध में फंक्शनल हैं, जो कि मुर्तजा वहाब ने शायद 2 दिन पहले मीडिया को लिस्ट भी जारी की है, और बाकी डैम जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, कराची में एक एक गड्ढा मीडिया ने अपनी कैमरों से दिखाया है। मेयर कराची दरोगोई से काम लेते रहते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता, मैं तो खासतौर पर ज्यादा ही नहीं सुनता उनकी। हर गड्ढा कवर करता है ये मीडिया। आपसे उनको कोई जाती दुश्मनी है कि आपके 60 डैम, गजब खुदा का, एक न शुद्ध 60 शुद्ध, किसी डैम को किसी ने कवर नहीं किया। ये डैम आप लोग जमीन की तहों में जाकर के बना रहे हैं, ये आसमान में बना रहे हैं, या कोई चादर सुलेमानी पहन के ये तामीर हो रहा है कि जो किसी आंख ने, किसी नफस ने इनको देखना नहीं है? और अगर किसी ने देखना नहीं है तो ये 122 ही क्यों, ये 250 भी हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं मुर्तजा को कहूँ कि मीडिया की टीम को उन 60 डैमों का दौरा करा दें, प्लीज मैम, ताकि आप लोग अपनी आंखों से जाके उसको देख लें और यकीन कर लें। जैसे कि देखें ना, हम जो कहेंगे वो पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे। पीटीआई ने 350 डैमों का वादा किया था, केपीके में कितने डैम बन गए? आप मीडिया ने कभी उनसे सवाल पूछा है? जी, आप मीडिया ने, मेरे तो प्रोग्राम में लोग इसीलिए अवॉइड करते हैं कि मैं जरूरत से ज्यादा सवाल पूछता हूं। हाँ, तो अब आप उनसे वो 350 डैमों का भी सवाल पूछ लें। और मैं मुर्तजा को बिल्कुल, वो आपका प्रोग्राम अगर सुन भी रहा होगा तो मैं कहूँगी कि मीडिया को दिखा दे कि हमने इंटीरियर में सिंध में पीपल्स पार्टी ने 60 डैम फंक्शनल हैं इस वक्त। राइट अच्छा, नजर मोहम्मद गोंदल साहब, सर ये मुझे बताइएगा, एक पहले तो आवाम की जो जनरल नॉलेज है उसमें इजाफे का सबब बने गवर्नर सिंध। उन्होंने बताया कि राशिद मिन्हाज शहीद की बेवा ने शादी नहीं की। अब राशिद मिन्हाज भी इस बात पर खासे नाराज होंगे कि उन्होंने शादी कब की थी जो उनकी बेवा हो गई। दूसरी बात ये मुझे बताइए सर, उन्होंने फरमाया सहाफत मसाइल के हल में मददगार है। टीवी एंकर से मुलाकात, वो तस्वीरें कुछ मैंने देखी थी टीवी एंकर्स को लेकर के, और वो मुख्तलिफ कमरों का मुआयना करवा रहे थे, और वो कुछ सेल्फियों का दौर चल रहा था, उसके बाद फिर कुछ चाय पानी भी हुआ होगा। इस तरह की सुलेमानी तकरीबात का इनेकाद और बेज़रर प्रोग्रामों में शिरकत, आपके ख्याल में ये जमहूरियत की कितनी बड़ी खिदमत है? मुझे आपके सवाल का ना मैं मकसद समझ सका हूँ, ना मुझे इसका कोई वजह की मुझे समझ आई है कि मैं इसको आपको कैसे रिस्पॉन्ड करूं। कि टीवी एंकर्स को वो कह रहे थे कि सहाफ़त जो है ये मददगार होती है मसाइल के हल के लिए, तो इसमें कौन सी ऐसी बात जो आप समझना चाहते हैं? आप माशाल्लाह समझदार आदमी हैं सर, इसीलिए तो देखिए ना मैंने कैसा सवाल किया, आपकी समझ में नहीं आई, मैं दोबारा दोहराता हूँ सर, मैं दोबारा दोहराता हूँ, क्लैरिफिकेशन मैं दोबारा मकसद ये है कि जो साफ़ी हो, अपोजिशन हो, कोई मतलब मकसद कोई भी एनजीओ हो, कोई सिविल सोसाइटी हो, अगर वो किसी इशू को पॉइंट आउट करती है गवर्नमेंट के हवाले से, तो गवर्नमेंट उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश यकीनन करेगी, क्या वो सूबाई हो या मरकजी हो। तो मुझे तो जो समझ आई है तो उनका मकसद से इससे आगे मुझे नज़र नहीं आता। जो आप समझे हैं वो मुझे बता दें, हो सकता है मुझे ना पता हो। नहीं सर, बस अब इस सवाल को इतने ही रहने दीजिए, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जगजीत सिंह की बड़ी मशहूर ज़माना गज़ल है, आपने भी सुन रखी होगी। नहीं, जाना कहाँ है इसने, सवाल पे ज़रा आप गौर फरमा लें बड़ी माजरत के साथ। जी जी, मुझे तो आपको समझ नहीं आई, चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ, मैं अब आपको समझाता हूँ। जवाब ही नहीं बनता। नहीं सर, मैं अब आपको समझाता हूँ। दूसरी बात ये, मैं तो स्किप कर रहा था लेकिन आपने मुझे फोर्स किया, अब मैं आपको समझाता हूँ, अब समझिए। देखिए अब मैं कैसा समझाता हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ सका। सर मैं समझा रहा हूँ, लेट मी। आवाज नहीं आ रही जी सर। सहाफत मसाइल के हल में मददगार है, ये बात यहां तक दुरुस्त है, लेकिन यही सहाफत जब आपको अकाउंटेबल करती है, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जब सहाफत आपको सर आप मुझे सुन सकते हैं, तो फिर इससे आगे आपने क्या कहा? आप मुझे सुन सकते हैं सर? पहले ये बताइएगा। जी बस कभी सुनता हूँ, कभी आपकी आवाज रुक जाती है। अच्छा मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, यार जरा इनकी आवाज जरा बेहतर बना। अभी नहीं आवाज आ रही, ये ऑडियो जरा सही करें ताकि मैं अपनी वाले अपने मुखालिफ की आवाज नहीं सुन। अच्छा सर, मेरे पूछने का मकसद ये था कि यही सहाफत जी
जब तामीरी मकसद में उस वक्त इस्तेमाल होती है कि जब प्रोग्राम होता है, जब इसी प्रोग्राम में क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जब अकाउंटेबल किया जाता है, जब तनकीद निगारी के जौहर दिखाए जाते हैं, तो वो सहाफ़ी बुरा लगने लगता है, वो प्रोग्राम बुरा लगने लगता है, उसमें शिरकत जो है वो फिर प्रोटोकॉल के, वो फिर डेकोरम के खिलाफ महसूस होने लगती है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि इस तरह की तकरीबात से क्या मैसेज दिया जा रहा है? आपका कोई इस किस्म का पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो उसको तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं पॉलिटिकल कम्युनिटी की बात करता हूँ, खा वो कोई भी जमात हो, पीपल पार्टी हो, नून लीग हो या पीटीआई हो, जितनी ये तनकीद बर्दाश्त हम लोग बर्दाश्त करते हैं, और यकीनन अगर बर्दाश्त करते हैं तो उससे कुछ हम गाइडलाइन भी लेते हैं। और हर लीडर, हर छोटे से लेकर बड़ा आदमी, और अगर किसी को कोई आप ज़ाती हवाले से बात करेंगे तो यकीनन उस पर वो रिएक्ट करेगा, लेकिन जनरली इस जो तनकीद का बर्दाश्त पॉलिटिकल लोगों में है, गालबन वो शायद किसी और कम्युनिटी में नहीं है। और इसको यकीनन ये जो तनकीद होती है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। हाँ, कोई गवर्नर हो या कोई भी, अगर सियासत करनी है तो तनकीद भी सुननी है, तनकीद को बर्दाश्त भी करना है, और इसमें से कुछ सल्यूशन भी निकालने हैं। मेरे नुक्ता नज़र से तो इसके अलावा और कोई दुरुस्त है जवाब नहीं है, अगर आपको समझ आ गया। दुरुस्त है सर, बिल्कुल समझ चुका। राव साहब, सर ये मुझे बताइएगा, ये खबर बता रही है बैरून मुल्क से सरमाए की वापसी के लिए रिकवरी यूनिट कायम। आपके ख्याल में ये कितनी अच्छी है, कितनी बुरी खबर है? अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, बुरी खबर उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत से पैसा ले करके बाहर मुख्तलिफ बैंकों में छुपा के रखा था। बहुत अच्छी खबर है। मेरे ख्याल में तो इस पे अगर अमल हो जाए तो इससे बड़ा पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं होगी। लेकिन जितनी अच्छी खबर बाहर के लोगों को वोट का हक देने वाली थी, और अभी तक उनकी लिस्टमेंट में बहुत ही अभी तक 10,000 टोटल लोगों ने अपने वोट के हक के लिए रजू किया है। तो अगर ऐसा ही ये पॉलिसीज आनी है और इन पे वो कानून साजी इतनी अच्छी की जाए और साहब का नाम बेहतर किया जाए और पैसे आए, तो यकीनन ये मुल्क पाकिस्तान का पैसा है, वो किसी जमात के किसी भी उसके कोई स्पेशल टारगेट नहीं है। अगर इस मुल्क के लोगों ने दौलत लूटी है और वो कोई भी है, उसकी लानी चाहिए, और यकीनन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला कामयाबी दे। नहीं सर, दुआ के लिए तो आदमी मस्जिद का रुख करता है, सियासतदान का क्या काम दुआ से? आप ये बताइए 5 साल में आप लोगों ने दुआ के अलावा क्या किया? नहीं, मैं तो आपको ये यकीनन कह सकता हूँ कि 5 साल में जो सबसे अच्छा काम हुआ है, और वो यकीनन जो हमारा एक मंशूर था 2013 के इलेक्शन में कि हम एनर्जी को पूरा करेंगे, और एनर्जी से वाबस्ता यकीनन कारोबार जो है उस पर मेजॉरिटी 94% लोगों की जो है रोजगार एनर्जी से होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हुई और उसको पूरा किया गया। अब उसमें बेहतरी लाने के लिए राइट सर, मैं आपसे बड़ा मुख्तसर सा बुनियादी सा सवाल पूछूंगा, उसके बाद नजर साहब के पास मुझे जाना है, फिर वाइंड अप कर रहे हैं। इतनी मेहनत से इतने बड़े बड़े, यानी अब मैं कुछ कहूँगा तो फिर कोई नाराज ना हो जाए, बुलंद आलीशान महलात तामीर किए कौम के सरमाए से, अचानक इमरान खान साहब आए और सब पे झाड़ू फेर रहे हैं। अच्छा, ये काम पब्लिक को बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उन तमाम लोगों को बुरा लग रहा है जिसने उनके फ्यूज से इस्तेफादा किया है। आपके ख्याल में अगर कोई काम मकसदियत पर मबनी है तो उसकी तारीफ क्यों न की जाए? सिर्फ इमरान खान को देख करके उस पर कीड़े निकालना क्यों जायज़ है? एक तो जो आप बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी में बदल देंगे, गवर्नर हाउस को म्यूजियम में बदल देंगे, चीफ मिनिस्टर हाउस को चिड़ियाघर में बदल देंगे। तो पहली बात यह कि ये सारी स्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इमरान खान साहब की या पीटीआई की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप अपने घर बनी गाला में रहना चाहते हैं, या आप छोटे यूनिट में ऑफिस बनाना चाहते हैं, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन क्या कभी हमने सुना है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट को उन्होंने कहा है कि जी हम यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे? नहीं, लेकिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आपने एक आधा, वो बात है ना, आधा इल्म जो है वो खतरनाक होता है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के मोहल्ले में भी अगर इतने बड़े वजीर आजम हाउस का गुजर हो तो मेरा ख्याल है जेल नहीं, वो फांसी की सजा दे देंगे। नहीं तो आप बंद कर देना, आप नहीं रहे। चलिए नजर मोहम्मद गुंदल साहब के पास जाऊंगा। सर ये मुझे बताइए, ये जो आपने कई लोगों के पेट पे लात मारी है, सरकारी इमारतें होटल में बदल रहे हैं, वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी में बदल रहे हैं, सर ये क्यों बिलावजह इन लोगों की बद्दुआ ले रहे हैं जिनके सीनों पे मूंग दल के आप 5 साल के लिए इख्तिदार में आए?
मुझे सबसे बड़ी आपकी जो खूबसूरत बात लगी है कि जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से बहर पैसा भेजा है और बड़ी उनकी अरक रेजी से वहाँ बहरलात बने हैं ये जो बड़ी मेहनत का आपने बात की मुझे बहुत अच्छी लगी। जज़ाकल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बेड़ा उठाया है इमरान खान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इसमें अल्लाह करे ये कामयाब हूँ और वो विल है, उसका डिटरमेंट है और उसकी ख्वाहिश है और वो इस पर लगा हुआ है कि ये पाकिस्तान का पैसा वापस आना चाहिए। नंबर 2, अगर ये पैसा वापस आ जाता है तो आपने अदाद शुमार मेरे से ज़्यादा जानते हैं और मैं इकानमिस्ट भी नहीं हूँ ऐसा, लेकिन इतना पैसा अगर वापस आ जाता है तो ये जो आजकल हमें वो किस्त का मसला बना हुआ है, जो हमें जो रिटर्न करना है लोन, उसका मसला बना हुआ है, तो कहते हैं बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि वो हमारा मसला हल हो सकता है। दूसरी बात आपने जो की है प्राइम मिनिस्टर की, गवर्नर ऑफिस की, तो मैं समझता हूँ जो आगे से आपको रिस्पॉन्ड हुआ है 10 डाउनिंग स्ट्रीट का, अगर उस घर का इनको आइडिया होता कि वो कितना बड़ा घर है तो फिर मेरे ख्याल में हमारे इस मौक़िफ़ की तायीद करते। तो दूसरी जो बात कह रहे हैं कि ये स्टेट प्रॉपर्टी है, इमरान खान को अपने बच्चों के नाम नहीं लगवा रहा, ना इमरान खान किसी अपने रिश्तेदार और अपने भाई को दे रहा है। ये यूनिवर्सिटी भी अगर बन रही है तो पब्लिक के लिए बन रही है, अगर ये म्यूजियम भी बन रहा है तो इसमें कौम के बच्चे पढ़ेंगे, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। चले सर, अल्लाह ताला आपके मकासद में आपको कामयाब करे, और इसलिए क्योंकि कामयाब अगर आप हुए तो उसके फयूज इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम समेटेगी। आपको इंतहाई अदब के साथ सर, मैं समझता हूँ कि जी सर, बस मुझे यहाँ प्रोग्राम वाइंड अप करने के लिए कॉल दे दी गई है। आप तमाम लोगों की आमद का मशकूर हूँ, आप तमाम लोगों की आमद का इंतहाई मशकूर हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ वाइंड अप करना पड़ेगा। दुआ है कि परवरदिगार आलम इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने किए गए वादों पर पूरी उतर सके। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।